गुड मॉर्निंग बालकों। हेलो, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? देखो बालकों, अपने पीछे जो है आपके तीसरा लेसन चल रहा था वो आपका कंप्लीट हो गया है। तीसरा लेसन अपने समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व था, वो पिछले कालांश में आपका पूरा हो गया। आज हमें सतह के वैकल्पिक केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। सतह के वैकल्पिक केंद्र, वैकल्पिक का मतलब है विकल्प के तौर पर। तो सतह के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हो सकते हैं जो आपके एक ध्रुवीय विश्व को चुनौती दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करने से पहले, लेसन का परिचय देखने से पहले, हम आपको यूरोपीय संघ से संबंधित आपका ये लेसन है। यूरोपीय संघ भी आपका इसमें, तो यूरोपीय संघ के एक मानचित्र को देख लेते हैं पहले, क्योंकि यूरोपीय संघ की बात करेंगे हम तो इसमें यूरोपीय संघ के गठन है, नए देश, पुराने देश, इनके बारे में आपके लेसन में दे रखा है। तो इसके को समझने के लिए पहले हमें यूरोपीय संघ के देशों के बारे में समझ लेते हैं। इधर आपकी चर्चा करें तो यूरोपीय संघ का मानचित्र है। इस मानचित्र में इधर आपके रूस वगैरह रह जाते हैं। केवल हम ये यूरोपीय संघ के कुछ देशों को लेते हैं। ये आपकी जो मोटी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से, ये आपकी वो रेखा है जो यूरोप के पूर्वी और पश्चिमी भागों को विभाजित करती है। यूरोप के पूर्वी और पश्चिमी भागों को क्या करती है? विभाजित करती है। इधर का यूरोप आपने पहले लेसन में देखा था, ये पश्चिमी यूरोप और ये पूर्वी यूरोप के देश होते हैं। ये देश, ये रेखा जो है इन देशों को बताती है, इंगित करती है कि ये देश पहले जो है आपके सोवियत संघ के खेमे में थे, सोवियत संघ के गुट में थे। ये इधर वाले देश अमेरिका के गुट में थे। तो देखो आपके ये इधर वाले जो देश है पश्चिमी यूरोप के देश, वो आपके यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य हैं। कौन कौन से देश आते हैं में आपके देखो यहां से चलते हैं अपने फिनलैंड, ये आपके पुराने सदस्य में आता है। फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, डेनमार्क के नीचे जर्मनी, जर्मनी के पास में नीदरलैंड, नीदरलैंड के नीचे जो आपके बेल्जियम, बेल्जियम से दक्षिण में जो है फ्रांस, फ्रांस के जो आपके दक्षिण पूर्वी भाग में इटली, और फ्रांस के पूर्व में जो आपके ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, फिर फ्रांस के बिल्कुल दक्षिण में जो आपके स्पेन, स्पेन के पश्चिम में पुर्तगाल, और ऊपर आपके यहाँ नीदरलैंड के जो है आपके उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में जो है आपके यूनाइटेड किंगडम, और फिर आयरलैंड। ये वो देश है जो यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य हैं, जिन्होंने यूरोपीय संघ की शुरुआत की, यूरोपीय संघ की शुरुआत की। और ये इधर वाले जो देश मैंने बताए हैं, जिनको हमें पूरी यूरोप में लेते हैं, सोवियत संघ के खेमे में लेते हैं या खेमे के सदस्य थे ये देश 1992 के बाद में जाकर के, 1992 या उसके बाद में जाकर के यूरोपीय संघ के सदस्य हुए। और 1992 या उसके बाद में जाकर के ये सदस्य होने के कारण इनको नए सदस्य देश कहा जाता है। यूरोप के जो आपके यूरोपीय संघ के जो नए सदस्य देश है, इनमें कौन कौन से हैं आपके? यहाँ पर ऊपर आपके एस्टोनिया, नीचे आपके इसके लताविया, फिर लिथुआनिया के नीचे आपके दक्षिण में पोलैंड के ठीक दक्षिण में चेक गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया जो था आपका, ये चेकोस्लोवाकिया जो है आपके विभाजित हो गए थे, दो भागों में बट गया, चेक और स्लोवाकिया में। तो चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, फिर इनके नीचे हंगरी, और जो है आपके इधर आपके क्रोएशिया है, क्रोएशिया के बाद में जो है नीचे इसके बीच में इधर क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया के नीचे जो आपके स्लोवेनिया है। ये स्लोवेनिया, ये जो है आपके नए सदस्य देश है। नए सदस्य देश क्यों कहा गया? क्योंकि जब तक दुनिया दो समूह में बटी हुई थी, एक तो जो है आपके अमेरिका गुट और दूसरा सोवियत संघ गुट, इन दो खेमों में बटी हुई थी। तब ये जो देश थे आपके, ये इधर वाले देश आपके सोवियत संघ के खेमे में थे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद
ये देश 1992 या उसके बाद में आपके इस यूरोपीय संघ में सम्मिलित हो गए। जिस यूरोपीय संघ का जो प्रारंभ है, निर्माण है, वो शुरू कर दिया था इन्होंने, इन पुराने देशों ने। तो हम इस यूरोपीय संघ के बारे में भी इस अध्याय में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके परिचय के बारे में चलते हैं, इसका परिचय लेते हैं लेसन का। तो देखो आपके ऐसे परिचय पर आइए आप कि 1990 के दशक के शुरू में, 1990 का दशक जो शुरू हुआ उसके शुरुआत में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। 1990 का दशक यानी 1990 के बाद के शुरुआती समय 1991 से लेकर के 2000 तक का समय 1990 के दशक में आता है। दशक 10 वर्ष का समय। तो 1990 के बाद विश्व दो ध्रुवीय भागों में बटा हुआ था। तो सोवियत संघ के टूटने के बाद में केवल एक ध्रुव बचा, कौन सा? अमेरिका। और ये जो आपके व्यवस्था हो गई कि अब जो है अमेरिकी प्रभुत्व ही रहेगा, अमेरिकी प्रभुत्व ही रहेगा। लेकिन इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की आवश्यकता है, वैकल्पिक केंद्र की आवश्यकता थी। यूरोप में आपके यूरोपीय संघ और एशिया के दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। तो यहां जब आपके दो शक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका के नेतृत्व में ये देश थे, सोवियत संघ के नेतृत्व में ये। तो जब 1991 सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ नहीं रहा, तब अमेरिका ही जो है विश्व में एक महाशक्ति बन गया, जो हम पिछले 3 अध्यायों में ये बात करते आ रहे हैं। तो अब हमारे लिए जरूरी हो गया, विश्व के लिए जरूरी हो गया कि वैकल्पिक व्यवस्था, एक विकल्प के लिए तौर पर एक व्यवस्था होनी चाहिए जो अमेरिका को क्या करे, चुनौती दे, एक दमदार शक्ति के रूप में उभरे। तो इसी बात को देखते हुए आपके यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इधर एशिया महाद्वीप आता है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग के राष्ट्रों का संगठन बना हुआ है, जिसको आसियान कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन क्या कहलाता है? आसियान। दक्षिण पूर्वी एशियाई दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, यह आपकी क्या कहलाता है? आसियान। इसको आसियान कहते हैं, संक्षिप्त रूप में आसियान है। तो ये दो संगठन बने हैं जो अमेरिकी वर्चस्व को शक्ति जो आपकी क्या चुनौती देंगे, या यूं कह सकते हैं कि एक विश्व जो आपके एक ध्रुवीय विश्व का जो गठन हुआ है उसकी शक्तियां इन दोनों गुटों में बढ़ जाएगी, एक और यूरोपीय संघ और दूसरी ओर आसियान, इनमें बटे जाएगी। तो इन दोनों शक्ति समूह का क्या हुआ है? आपके उदय हुआ है। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाकों में चलने वाली जो ऐतिहासिक दुश्मनियां थी, कमजोरियां थी, उनको अपने क्षेत्रीय स्तर पर समाधान करना शुरू कर दिया। चाहे आपसी देशों के विवाद, जो भी विवाद हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जिन क्षेत्रों में भी विवाद थे, उन विवादों को ये देश आपस में मिलजुल करके और जो है हल करने लगे। यानी यूरोपीय संघ यूरोपीय इन देशों के लिए एक मंच प्रदान करने लग गया, जिसमें वो अपने साझा हितों को साधे और आपसी जो विवाद है उन विवादों को हल करें, उन विवादों को समाप्त करें। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है उन्होंने भी आसियान के रूप में एक संगठन की स्थापना की है। तो ये संगठन एक ऐसा संगठन है जो इन देशों को मंच प्रदान करता है, किस बात का? अपने आपसी विवादों को हल करने का, आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाने का, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने का, तीनों ही क्षेत्रों में। और ये सांस्कृतिक सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। आर्थिक, राजनीतिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। और आपसी विवादों के लिए क्या करता है? मंच प्रदान। मंच का मतलब हो गया है कि आपस में बातचीत के द्वारा हल करने के लिए स्थान उपलब्ध कराना, व्यवस्था करना। तो ये करता है जिससे आपसी दुश्मनियां क्या हो जाए? समाप्त हो जाए और आपस में जो है ये क्या करे? मिल करके काम करें। तो ये दोनों संगठन है, ये अपने अपने इलाकों में अधिक शांति और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा क्षेत्र में देशों की अर्थव्यवस्था का समूह बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से सहकारिता ने मिल करके और जो है आपके अर्थव्यवस्था के विकसित समूह के रूप में, यानी अर्थव्यवस्था के समूह मिलकर के आर्थिक क्रियाओं में आदान प्रदान करेंगे तो एक विकसित आर्थिक समूह बन जाएगा। एक आर्थिक समूह बनता है देशों का संगठन आर्थिक आधार पर। तो ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में ये काम कर रहे हैं आपके। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला है। चीन भी आर्थिक दृष्टि से तेजी से विकास कर रहा है और चीन का जो आर्थिक विकास है वो एक दुनिया के ऊपर नाटकीय प्रभाव डाल रहा है, एक अलग ही प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। जिस प्रकार नाटक में अलग अलग घटनाक्रम होते हैं वैसे ही घटनाएं चीन प्रकट कर रहा है विश्व के सामने। तो इस अध्याय में हमें सतह के उभरते हुए कुछ जो वैकल्पिक केंद्र है उन पर नजर डालेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे, उनको जांचने की कोशिश करेंगे और भविष्य में उनकी क्या भूमिका होगी इस बात को समझने का प्रयास हम इस अध्याय में करेंगे। इस अध्याय में हम शुरुआत करते हैं यूरोपीय संघ से। किससे करते हैं? यूरोपीय संघ से, जिसके बारे में मैंने बता दिया, इन देशों के बारे में आपको शुरू में बता दिया था, है ना। तो ये यूरोपीय संघ के देश है। इस यूरोपीय संघ का निर्माण कैसे हुआ? तो यूरोपीय संघ का निर्माण करने वाले ये देश आपके पुराने देश पश्चिमी यूरोप के देश है। तो देखो जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप में अनेक नेता, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ कब हुआ? 1945 में। कब हुआ? 1945 में। तो यूरोप युद्ध समाप्त होने के बाद में यूरोप के नेताओं में इस बात को लेकर के चिंता थी कि यूरोप को किस रूप में बनाया जाए। यूरोप के सवाल पर उन नेताओं में चिंता थी, परेशान थे वो। किस बात को लेकर के? उनके सामने दो सवाल थे। पहला सवाल तो यह था, दो प्रश्न थे आपके उनके सामने, दो क्वेश्चन थे, प्रश्न, दो सवाल, जिसको कहते हैं सवाल लिख देता हूं मैं। पहला तो क्या था कि क्या यूरोप में पुरानी दुश्मनी को कायम रखा जाए या पुरानी दुश्मनी को फिर से शुरू किया जाए? पुरानी दुश्मनी को फिर से शुरू किया जाए। कि क्या यूरोप में पुरानी दुश्मनी फिर से शुरू की जाए या फिर जो है आपके सहयोग और जो आपके संस्थाएं हैं उनके आधार पर जो है आपके यूरोप को संगठित किया जाए, या जो है आपके अनेक मान्यताओं, दूसरा था आपके मान्यताओं और सिद्धांतों के आधार पर यूरोप का निर्माण यानी यूरोप का पुनर्गठन हो, उसमें आपसी संबंध हो। तो ये दो बातें थी आपकी, यानी इनका क्या हो, मान्यताओं आधार सिद्धांतों, अपने सिद्धांतों और मान्यताओं के आधार पर यूरोप का पुनर्निर्माण होना या जो आपके नए सिरे से यूरोप का गठन करना, नए सिरे से बनाना, नए सिरे से जो है आपके संबंध स्थापित करना, यूं कह सकते हैं नए संबंध स्थापित करना, बनाना। इन दो प्रश्नों को लेकर के परेशान थे कि क्या यूरोप में पुरानी दुश्मनी फिर से शुरू की जाए या जो आपके यूरोप की जो मान्यता है, यूरोप के जो सिद्धांत है, उनके आधार पर यूरोप को एक नए
ढंग से बनाया जाए, एक नई यूरोप में नई शुरुआत हो, एक यूरोप में नए जो आपके सिद्धांत और संस्थाओं के आधार पर जो है नए जो सिरे से यूरोप को बनाया जाए, ये दो बातों को लेकर के जो आपके प्रश्न थे। तो देखो आपके यहाँ पर दो बातें बता दी मैंने कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप के जो आपके अधिकांश जो राजनेता थे वो राजनेता इस बात को लेकर के परेशान थे कि यूरोप में किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाए। उनके सामने दो समस्याएं थी, दो बातें थी। एक बात को दो सवाल थे कि क्या यूरोप में पुरानी दुश्मनी फिर से शुरू की जाए, दूसरी बात ये थी कि पुरानी जो मान्यताएं और सिद्धांत है उनके आधार पर यूरोप को पुनर्गठन किया जाए, दोबारा निर्माण किया जाए यूरोप का, है ना, या यूं कह सकते हैं कि सकारात्मक योगदान के द्वारा जो यूरोप का निर्माण किया जाए। ये दो बातें थी। तो देखो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया जा चुका था। दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस युद्ध ने क्या कर दिया था, अनेक मान्यताएं और ये सिद्धांत क्या हो चुके थे, ध्वस्त हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। इसके बाद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिन ये सिद्धांत कौन से थे, ये ऐसे सिद्धांत थे जिनके आधार पर यूरोप के देश आपस में बंधे हुए थे। यूरोप के देश द्वितीय विश्व युद्ध के से पहले आपस में जो संबंध थे उनमें वो किनके आधार पर थे, कुछ मान्यताओं और कुछ सिद्धांतों के आधार पर थे। तो ये मान्यता ये सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गए, आपके समाप्त हो गए, ध्वस्त हो गए। 1945 तक यूरोपीय जो देश है उन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की मार झेलनी पड़ी थी, क्योंकि 1945 तक दो विश्व युद्धों में यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि यूरोप के देश इन युद्धों में लगे रहे। उनके उद्योग है, कृषि है, सभी क्षेत्रों क्या हो गए, पिछड़ गए। क्यों? जब कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई समाज, कोई देश युद्ध में लग जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, आपके बर्बाद हो जाती है। तो यूरोप के देशों में भी यही हुआ, उनको भी जो है आपके बर्बादी भी झेलनी पड़ी और मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देखना पड़ा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दो परिणाम देखे किन्होंने, यूरोप के देशों ने। क्या? एक तो अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी और दूसरा अपनी जो पुरानी मान्यताएं और व्यवस्थाएं थी वो भी ध्वस्त होते हुए, समाप्त होते हुए जो है यूरोपीय देशों ने देखा था। लेकिन 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप होना शुरू हुआ। तो 1945 के बाद यूरोप के देशों ने दूसरी राह अपनाई। कौन सी? आपसी सहयोग। आपसी सहयोग के आधार पर जो है आपके क्या करने की राह अपनाई? आपसी सहयोग के आधार पर जो है संबंध स्थापित करने की राह अपनाई। तो किन्होंने? यूरोप के देशों ने 1945 के बाद। कौन सी राह अपनाई? मेल मिलाप की, आपसी सहयोग या मेल मिलाप की राह अपनाई। और इस राह को जो है आपके शीत युद्ध ने गति दी या सहयोग किया। तो शीत युद्ध भी क्या रहा, इन यूरोपीय देशों के मेल मिलाप में सहयोग या लाभदायक सिद्ध हुआ, मददगार सिद्ध हुआ। अमेरिका ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। अमेरिका की इसी मदद को मार्शल योजना कहते हैं। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना 1945 के बाद में अमेरिका ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसी मदद को मार्शल योजना कहा जाता है। इस मदद को क्या कहा जाता है? मार्शल योजना कहा जाता है या मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये मार्शल योजना है। क्या थी मार्शल योजना? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ने यूरोपीय देशों की आर्थिक मदद की। क्यों की मदद? उनकी अर्थव्यवस्था जो 1945 से पहले ध्वस्त हो गई थी, बर्बाद हो गई थी युद्धों में, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए जबरदस्त मदद की। और इसी मदद को जो है आपके मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है।
है ना, अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को भी जन्म दिया। मैंने बताया था नाटो, इसका गठन भी किसने किया था? अमेरिका ने। सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए शीत युद्ध में। ये नाटो आपके एक सैन्य संगठन था। क्या था? सैन्य संगठन था। उत्तर अटलांटिक सैन्य संधि, उत्तर अटलांटिक आपके संधि संगठन था। उत्तर अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये एक प्रकार से ये एक प्रकार से सैन्य संधि थी, जिसके तहत जो है आपके यूरोप अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ में एक दूसरे का सैनिक सहयोग करने की शर्त तय की थी। अर्थात इस संधि में सम्मिलित होने वाले देशों के लिए जरूरी था कि अपने सदस्य देशों में से किसी भी देश पर आक्रमण होता है तो वो आक्रमण सभी देशों पर माना जाएगा और सब देश मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे। तो ये संधि की, इस संधि ने क्या किया? आपके इन पूरी यूरोप के देशों को सहयोग किया, सुरक्षा प्रदान की। उसके बाद में 1948 में देखें तो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना यूरोपीय संघ का प्रारंभ है एक तरह से। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, एक बार क्रम से बताता हूं आपको यहां से। 1945 में मेल मिलाप शुरू हुआ, फिर 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। इस यूरोपीय संगठन के माध्यम से ही पश्चिमी यूरोप के जो देश है इनको क्या की गई? आपकी आर्थिक सहायता दी गई। ये जो संगठन था इसके माध्यम से ही अमेरिका ने क्या किया था? यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी थी, जिस सहायता को अभी मैंने बताया था मार्शल योजना कहते हैं। तो मार्शल योजना के नाम जाना जाता है। वो मार्शल योजना इसी यूरोपीय संगठन के माध्यम से लागू की गई थी, है ना, आर्थिक मदद दी थी। और इस आर्थिक मदद से ही पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू कर दी। ये संगठन क्या हुआ? आपके पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए व्यापार और व्यवसाय के लिए एक सहयोग का मंच बन गया। इससे जो है पश्चिमी देशों में आर्थिक और व्यापार के सहयोग क्षेत्र में आपस में सहयोग करना शुरू कर दिया। इससे एक दूसरे को मदद मिली, एक दूसरे का विकास होने लगा। आगे चल करके अगले वर्ष 1949 में यूरोपीय परिषद बनी। 1949 में यूरोपीय परिषद, यूरोपीय परिषद बनी। ये यूरोपीय परिषद एक राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम उठाएगा। ये एक राजनीतिक सहयोग प्रदान करने वाली थी, राजनीतिक सहयोग। इस परिषद का कार्य क्या था कि इन देशों में, पश्चिमी यूरोप के देशों में राजनीतिक सहयोग प्रदान किया जाए। ये संगठन आर्थिक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग कर रहा था। ये यूरोपीय परिषद जो है आपके राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग करने का कार्य कर रही थी, है ना। तो सहयोग किया इसने। यूरोप में जो आपके पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। इन दोनों संस्थाओं ने यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था, क्योंकि जो अमेरिका था आपका, अमेरिका जो है आपके पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, पूंजीवादी विचारधारा थी उसमें। और ये पश्चिमी देश अमेरिकी खेमे के देश थे, इसलिए अमेरिका ने जो यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना करने के लिए इन संगठनों का
निर्माण किया ताकि इनको पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर ढाला जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर ही क्या किया जा रहा था, इनका एकीकरण किया जा रहा था, इनको संगठित किया जा रहा था। आगे चल करके इसी क्रम में 1957 को यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, 1957 को क्या हुआ आपके इसी क्रम में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो यहाँ पर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, यूरोप महाद्वीप में यूरोपीय लोगों के लिए इकोनॉमिक कम्युनिटी का स्थान वह गठन हुआ। यूरोपीय आर्थिक इकोनॉमिक कम्युनिटी का मतलब होता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का अर्थ क्या होता है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय नामक जो संगठन है उसका गठन 1957 में हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद ये एक तरह से यूरोपीय देशों की संसद थी। व्यापार व्यवसाय आदि क्षेत्रों में, व्यापार व्यवसाय बता दिया, राजनीति बता दिया, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है आपका सहयोग बढ़ाने वाली है एक तरह से संसद का कार्य थी। ये एक यूरोपीय संघ की जो आपके यूरोप की कह सकते हैं यूरोपीय देशों की पार्लियामेंट यानी संसद थी। तो ये सब बनी और इसके बाद की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में इन संगठनों ने या इस जो आपका संस्था थी, इस संस्था ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक तरह से संसद का काम करने लगी, संसद के रूप में हो गई। और संसद के रूप में होने का मतलब राजनीतिक कार्य करना, तो राजनीतिक प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई, तेज हो गई। उसके बाद में 1992 में देखें तो इस प्रक्रिया की जो परिणति है यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। 1992 में आगे चल करके 1992 में यूरोपीय संघ बना। ये जो संगठन थे, इन संगठनों की परिणति यानी इनका परिणाम क्या हुआ, यूरोपीय संघ के रूप में हुआ। 1992 में जो है यूरोप के इन देशों का एक संघ बन गया जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है। आज जो है विश्व व्यापार में इस संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये संघ बना यूरोपीय संघ के रूप में, समान जो आपके यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। जैसे यूरोपीय संघ बना वैसे ही जो है यहाँ यूरोप महाद्वीप के इन देशों में आंतरिक सुरक्षा नीति, सुरक्षा के लिए एक समान नीति होनी चाहिए, सभी की समान विदेश यानी सभी देशों की समान विदेश नीति होनी चाहिए, और आंतरिक मामलों तथा न्याय के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आपस में सभी देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सबकी एक समान मुद्रा होगी। ये बातें जो है इसमें क्या की गई, तय की गई और इन बातों का एक रास्ता तैयार हो गया। क्या, यूरोपीय संघ बनते ही कौन कौन सी बातें मैंने बताई, पहली आपके विदेश नीति, दूसरी आपकी सुरक्षा नीति, दूसरी सुरक्षा नीति, तीसरी बात क्या थी आपके आंतरिक मामलों, आंतरिक मामले, तथा चौथी हो गया आपके न्याय के मुद्दों, न्याय के मुद्दों पर सहयोग, और पांचवी बात हो गया आपके समान मुद्रा। इनका रास्ता तैयार हो गया, साफ हो गया यूरोपीय संघ बनने से।
कि यूरोपीय संघ के इस संघ में सम्मिलित सभी देशों की विदेश नीति क्या होगी, उनकी सुरक्षा नीति किस प्रकार होगी, इसका निर्धारण हो गया। आंतरिक मामलों तथा न्याय के जो आपसी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आपस में सभी देश आपस में सहयोग करेंगे और एक समान मुद्रा होगी ताकि इन देशों में आपसी व्यापार को सरल किया जा सके। क्योंकि मुद्रा के आदान प्रदान में परेशानी आती है, अलग अलग देश की अलग अलग मुद्रा हो तो उसमें मुद्राओं के लेन देन में जो है परेशानी आती है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए, व्यापार को सरल करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक ही प्रकार की मुद्रा निर्धारित करना या एक ही प्रकार की मुद्रा का चलन करना जरूरी था। तो ये कार्य करने के जो है एक रास्ता तैयार हो गया। एक लंबे समय से बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदल करके जो है आपके किसे बदल गया, आर्थिक सहयोग वाली जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से आगे चल करके किस में बदल गया, आपके राजनीतिक व्यवस्था में बदल गया। एक राजनीतिक संगठन का रूप इसने ले लिया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक जो है एक विशाल राष्ट्र राज्य था और विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा था। हालांकि विशाल राष्ट्र राज्य तो नहीं बना क्योंकि सभी देश अलग अलग थे। हालांकि उनके सबके जो है कुछ नीतियां समान हो गई, व्यापार के कुछ नियम समान हो गए, मुद्रा समान हो गई। इस आधार पर वो एक राष्ट्र राज्य के समान हो गया, एक विशाल राष्ट्र राज्य के समान हो गया। लेकिन फिर भी देखो इसकी एक राजनीतिक व्यवस्था भी एक सी हो गई, एक सा राजनीतिक स्वरूप हो गया इसका और काफी हद तक ये एक विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह काम करने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ का एक अपना संविधान बनाने का सपना था कि सभी देशों का एक ही संविधान हो, वो सपना जो है आपके सफल नहीं हुआ, वो असफल हो गया। क्योंकि कई देश ऐसे भी हैं जो अलग संविधान नहीं बनाना चाहते, वो अपने संविधान के अनुसार कार्य करना चाहते हैं। अगर ये संविधान बनाता तो जो है आपके यूरोप क्या हो जाता है, एक संयुक्त राष्ट्र जो राज्य अमेरिका है उसकी तरह एक संयुक्त राज्य यूरोप बन जाता। संयुक्त राज्य यूरोप नहीं, यूरोप के राज्यों का राज्य बन जाता, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। हाँ, इसका एक ही जो आपके झंडा है, एक ही इन देशों का गान है और जो आपके स्थापना दिवस और एक ही मुद्रा है। स्थापना दिवस 1992 का है तो उसी के अनुसार स्थापना दिवस मनाते हैं क्योंकि इन्होंने यूरोपीय संघ का निर्माण 1992 में किया। झंडा भी एक ही इनका, राष्ट्रीय प्रतीक झंडा जैसे अपना है ना राष्ट्रीय प्रतीक झंडा तिरंगा, वैसे ही इनका राष्ट्रीय प्रतीक झंडे के रूप में, राष्ट्रीय गान है अपने वैसे ही राष्ट्रीय गान भी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है। तो ये भी एक ही है, मुद्रा भी एक ही, राष्ट्रीय दिवस भी एक ही मनाते हैं। तो इस प्रकार ये चार चीजें तो इनकी एक है। कौन कौन सी? झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा। अन्य देशों से संबंधों के मामले में बात करें तो अन्य देशों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी बना ली है। दूसरे यूरोप के देश है उन देशों की तुलना में, विश्व के देशों की तुलना में बात करें तो इस यूरोपीय संघ के देशों ने आपस में क्या कर लिया, आपके एक तो साझी विदेश नीति बना ली, सुरक्षा नीति बना ली कि मिलकर के साथ ही साझा काम करेंगे और सुरक्षा के लिए भी उन्होंने ऐसी नीति बना ली जिससे सभी देशों की सुरक्षा हो सके। तो साझी सुरक्षा नहीं, सहयोग वाली सुरक्षा नीति, साझी का मतलब सब मिलकर के सहयोग करें, ऐसी जो है इन्होंने सुरक्षा नीति बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार करने की भी कोशिश की। दूसरी बात, उन्होंने अपने यूरोप महाद्वीप के दूसरे देश जो इस संघ में मिलना चाहते हैं उनको भी मिलाया है। तो इन्होंने क्या किया है, दूसरे देशों को मिलाने का जो आपके दायरा है उसको बढ़ाया है। दूसरे देशों को मिलाने का मतलब वो दूसरे देशों का भी ये सहयोग करना चाहते हैं। नए सदस्य मुख्यतः आपके भूतपूर्व जो सोवियत संघ के थे, जो मैंने अभी बताया था आपको नक्शे में। नए सदस्य देश कौन से बने, जो प्राचीन भूतपूर्व यानी कि पहले जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के गुट के थे, उन देशों को भी क्या कर लिया, आपके यूरोपीय संघ का सदस्य बना लिया गया। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी वैसे, कौन सी, नए सदस्यों को भी संघ का सदस्य बना लेना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर के कुछ खास उत्साहित नहीं थे। किस बात को लेकर के? यूरोपीय संघ में सम्मिलित होने की बात को लेकर के। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि जो देश की ताकत है वो उनकी देश की सरकार के पास होनी चाहिए, उसके संघ में नहीं जानी चाहिए।
अर्थात तो वो संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। कई देशों के लोग संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि संघ में सम्मिलित होने का मतलब उनकी कुछ स्वायत्ता समाप्त हो जाएगी, कई क्षेत्रों में स्वायत्ता खत्म हो जाएगी देश की, इसलिए वो अपने देश को स्वतंत्र रख करके और स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहते थे। तो ये बाधा थी उन देशों के सामने कि जनता विरोध कर रही है। जनता में कुछ लोग ऐसे हैं जो संघ में नहीं मिलना चाहते, सरकार मिलना चाहती है, और कुछ दूसरे लोग भी जो देश में होते हैं वो मिलना चाहते हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार होते हैं, जो संगठन में रह करके आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के माध्यम से विकास कर सकते हैं, है ना। अब यूरोपीय संघ, क्योंकि जब संघ में मिल जाते हैं तो देश की जो सरकार की जो ताकत होती है, देश की ताकत होती है, वो ताकत किस में मिल जाएगी? संघ में मिलते ही संघ की हो जाएगी, तो संघ को दे दी जाएगी, और ये लोग जो है ताकत देना नहीं चाहते थे। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति थी। कई देशों में ये भी असहमति थी कि नए देश को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। जो यूरोपीय संघ के पुराने देश थे उनमें से कई देश क्या करते थे? नए आने वाले देश का विरोध कर रहे थे, तो असहमति भी थी। तो ऐसे कहने का मतलब यह है कि नए देशों को सम्मिलित करना आसान बात नहीं थी, कठिन थी, लेकिन उसको भी क्या कर लिया गया? हल कर लिया गया। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, राजनीतिक व्यवस्था में, और कूटनीतिक दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने की नीतियों के क्षेत्र में। सैन्य प्रभाव यानी सैनिक प्रभाव देखें तो सैनिक प्रभाव भी बहुत जबरदस्त है। यानी जिस प्रकार अमेरिका सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली है, वैसे ही यूरोपीय संघ भी क्या होता जा रहा है? प्रभावशाली बनता जा रहा है। 2016 की बात करें तो 2016 में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी? यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था। अमेरिका के बाद में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की है। अमेरिका के बाद में यूरोपीय संघ की है। इस यूरोपीय संघ का घरेलू उत्पाद देखें तो घरेलू उत्पादन है, इसका यूरोपीय संघ का घरेलू उत्पादन है आपके 17,000 अरब डॉलर था। 17,000 अरब डॉलर, इससे भी ज्यादा ही मामला ज्यादा था। इसका आपके यूरोपीय संघ का क्या था? ये घरेलू व्यापार, सकल घरेलू उत्पादन यानी देश के अंदर होने वाले उत्पादन का योग, जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है उनका मूल्य का योग कर लेते हैं तो सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पादन यानी आपके यूरोपीय संघ के देशों का सकल घरेलू उत्पादन जो आपके कितना था? 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था, है ना। और इसकी मुद्रा यूरो जो है अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के सामने खतरा बनी हुई है। अमेरिकी डॉलर का जो प्रभुत्व है उसके लिए खतरा कौन है? यूरो। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? आपके मुद्रा जो है यूरो है। यूरोपीय संघ की मुद्रा, जो सब मैंने अभी बताया था कि यूरोपीय संघ के सभी देशों की समान मुद्रा है, एक मुद्रा है, एक ही समान मुद्रा, एक ही समान मुद्रा, क्या कहा गया है? यूरो कहा गया है। तो ये यूरो इसकी समान मुद्रा है ना। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी देखी जाए तो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। विश्व व्यापार में अगर हम देखें कि यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी कितनी है तो वो जो है अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। और इसी के चलते ये अमेरिका और चीन के व्यापारिक विवादों में अपनी पूरी धौंस जमाता है। कौन? यूरोपीय संघ। व्यापार संबंधी जो विवाद हो जाता है चीन और यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच में, या चीन से यूरोपीय संघ के बीच में, तो पूरी धौंस, पूरी धाक जिसको कहते हैं, दादागिरी, वो दिखाता है, जमाता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव देखो, इसके नजदीकी देशों पर ही नहीं, यूरोपीय संघ के जो नजदीकी देश है उन पर तो इनकी आर्थिक जो ये आर्थिक शक्ति है, इस शक्ति का प्रभाव है ही। एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी जो है आपके इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव
है। किसकी आर्थिक शक्ति का? यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का। ये विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। जिस प्रकार आपके विश्व व्यापार संगठन बना हुआ है उसी प्रकार के व्यापार संगठन है, ये भी यूरोपीय देशों का व्यापार संगठन हो गया। तो विश्व व्यापार संगठन के अंदर ही एक महत्वपूर्ण समूह है। कौन सा समूह है? यूरोपीय संघ का समूह। यूरोपीय संघ उस समूह के रूप में क्या करता है? काम करता है। आपकी यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश हैं। इसकी विशेषताएं देखें तो विशेषताएं जो आपकी इसकी काफी है, आज हम पूरी नहीं करा पाएंगे, इसलिए अगला जो आपके पाठांश है उसी में इसकी विशेषताएं देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।